इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। भारत बहुत तेजी से विश्व गुरु की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। इस बात का सबूत एक बार फिर से मिला है। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 देशों की बैठक चल रही है और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि यूक्रेन में युद्ध छेड़ने के लिए रूस के लिए निंदा प्रस्ताव पास किया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि ग्रुप 20 के देशों ने बिल्कुल उसी भाषा का इस्तेमाल करने का फैसला किया है जिस भाषा में पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को अपनी मीटिंग के दौरान जिस भाषा में बात की थी। पीएम ने कहा था कि आज का ये दौर निश्चित रूप से युद्ध का नहीं है और बिल्कुल यही बात G20 के देश भी अपने बयान में कहने वाले हैं। तो इस बात को क्यों ना भारत की बढ़ती ताकत का सबूत माना जाए कि भारत की आवाज में पूरी दुनिया अपनी आवाज मिला रही है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बहुत गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। एक हैं डॉक्टर ज्योति किरण, जो कि W20 और G20 की डेलीगेट रही हैं, और दूसरे हैं हमारे संपादक महोदय प्रकाश नंदा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम शुरू करेंगे डॉक्टर ज्योति किरण से, ये इस पूरे मामले से वाकिफ हैं। ज्योति जी, आप G20 के देशों ने जिस टोन में बात करने का फैसला किया है वो टोन पीएम मोदी के टोन से मैच करता है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, भारत अभी परिस्थिति सापेक्ष दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें और कुल मिलाकर के जैसा कि आपने कहा एक विश्व गुरु इस नाते से उभरती हुई एक उदीयमान शक्ति के तौर पे देखें तो मुझे लगता है कि भारत केवल G20 ही नहीं बल्कि विश्व के पूरे आर्थिक परिदृश्य में आज आपको लीडरशिप की भूमिका में दिखाई देता है। तो कोई अचरज की बात नहीं है कि अगर इंडिया टोन सेट करे और उस टोन को बाकी के देश फॉलो करें। अगर आज आपने माननीय प्रधानमंत्री का भाषण फॉलो किया और उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को भी जिस तरह संबोधित किया, साथ ही साथ साइडलाइंस की मीटिंग में भी जो इश्यूज पे बात उठाने की का विषय निकला है, उस पर आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण तरीके से न केवल खाद्य सुरक्षा, न केवल फूड सिक्योरिटी, न केवल एनर्जी सिक्योरिटी, न केवल विश्व की वापस एक आर्थिक ग्रोथ के विषय में जो चिंता है उसको साझा किया गया है, बल्कि साथ ही साथ बहुत ही स्पष्ट संदेश विश्व को दिया गया है कि अब केवल भारत इस विषय पर एक दृष्टा इस तौर पर काम नहीं कर रहा, लेकिन भारत अब पूरी इस प्रक्रिया को लीड करेगा। और जो लीड करेगा, जैसे कि देखिए आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कि भारत अब लीडिंग नेतृत्व की भूमिका में आ चुका है। प्रकाश नंदा जी, क्या रिएक्शन है आपका? आपने बिल्कुल ये क्वेश्चन बड़ा सिग्निफिकेंट बात है, बट आपने जो बोले जो निंदा करेगा, ये वर्ड मेरा ख्याल में जब फाइनली कल इसका स्टेटमेंट आएगा उनका, वो निंदा वर्ड नहीं होगा, क्योंकि भारत अगर इस युद्ध के समापन के लिए कुछ मीडिएटरी रोल प्ले कर पाएगा, देन कुछ न लिवरेज होना चाहिए। आपने शुरू से देखा है कि हमने रशिया के अभी तक की हम बड़ा डिप्लोमेटिक स्टार्ट नहीं, एंड आज प्रधानमंत्री ने जो बोले दो शब्द को उन्होंने ज्यादा यूज किए हैं। उन्होंने बोले, प्रकाश जी के ऑडियो में थोड़ी समस्या आ गई है, हम इनसे बात करेंगे। ज्योति जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप W20 और G20 में डेलीगेट के तौर पे भी शामिल रह चुकी हैं। आज की मीटिंग को लेके आप क्या देखती हैं, फ्यूचर कैसे देखती हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री यहाँ से गए थे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो एक प्रेस ब्रीफिंग दिया था, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इंडिया का एजेंडा इस विषय में एब्सोल्युटली ग्लोबल एजेंडा है, ग्लोबल कंसर्न्स को लेकर है, जिसमें मैंने आपको जैसे कहा कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ के इश्यूज, जिसमें अभी आप इंडोनेशिया में जो समिट चल रहा है उसमें आप देख पा रहे हैं कि हेल्थ को लेकर के तब बहुत बड़ी कंसर्न थी, बहुत चिंता के बाद, बहुत ही डिसरप्टिव सिचुएशंस के बाद
ये G20 का सम्मेलन संपन्न वहां हुआ और हो रहा है इस वक्त। तो भारत के कंसर्न्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के हेल्थ, एनर्जी, ग्लोबल ग्रोथ को वापस लाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक अभी जो वस्तु स्थिति के तौर पर W20 डेलीगेट के तौर पर मैं आपको कह सकती हूँ कि विमेन लेड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये जो सब कंसर्न्स है, क्योंकि G20 मैच्योर हुआ है समय के साथ। G20 का आरंभ जो हुआ था वो निश्चित तौर पर आर्थिक और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के इश्यूज पर हुआ था, और उससे रिलेटेड वर्ल्ड की जो कंसर्न्स थी उन पर बात होती थी, लेकिन समय के साथ साथ परिपक्व हुआ है। और जो जी, महत्वपूर्ण हम ग्लोबल वर्तमान कंसर्न्स हैं, परिस्थितियों की बात करें, हम प्रकाश नंदाई से जानना चाहेंगे, वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और ग्रुप 20 के देशों में इस पर बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, गंभीर बात हो रही है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने की वजह से महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है ग्रुप 20 के देशों के द्वारा? तो ये इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज जब अपना भाषण में 4 पॉइंट इन्होंने जो बोले हैं, मेरा ख्याल में, मेरे विचार में वो बड़ा उल्लेखनीय है। पहला बात उन्होंने बोले कि वो यूक्रेन वार जो हो रहा है उसका सीज फायर होना चाहिए, एंड उसके बाद डिप्लोमेटिकली वो जो मसाला जो है उसको समाधान करना चाहिए। प्रधानमंत्री का सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोले कि कोविड के टाइम में इंडिया ने जो रोल प्ले किया, जैसे ज्योति मैडम ने अभी बोले हेल्थ, द रोल ऑफ वुमेन, ये जो कोविड के बारे में जैसे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो हमारा विश्व इंडिया का जो इम्पोर्टेंस जो बढ़ा है, किस लिए? बिकॉज कोविड को निराकरण करने के लिए, कि कोविड के खिलाफ लड़ाई करने में इंडिया का जो योगदान रहा थ्रू इट्स वैक्सीनेशन जो सप्लाई किए। तीसरा पॉइंट मेरा ख्याल में प्रधानमंत्री ने बोले, उन्होंने बोले अबाउट दिस फूड सिक्योरिटी व्हिच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जो बोले कि हमारा 1.3 बिलियन लोगों को हम खिलाने, नॉट ओनली वी फीड देम बट ऑल्सो हमने बाकी लोगों को भी मदद करते हैं। एंड इस कंटेक्स्ट में उसने बोले कि जो अगले जो फूड सिक्योरिटी का जो क्राइसिस होने वाला है, उस क्राइसिस में अभी आप देख लीजिए जो फर्टिलाइजर का जो शॉर्टेज हो रहा है, कि जो शॉर्टेज होने वाला है, वो अगर आपका एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो फर्टिलाइजर सप्लाई, जो सप्लाई चेन का बात अभी आप बोल रहे हैं ना, वो जो सप्लाई जो चेन है उसमें अगर कोई डिसरप्शन हो जाता है, देन वो सारा विश्व में जो आपका फूड प्रोडक्शन जो होता है उसमें काफी बाधा पड़ेगा। एंड आपको ये मैं बोल दूं कि जब फर्टिलाइजर का बात जब आता है, ट्रेडिशनली स्पीकिंग दुनिया में रूस एज वेल एज यूक्रेन, ये दोनों कंट्रीज आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर ये युद्ध के लिए अगर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में एंड देन सप्लाई में कुछ रुकावट आता है, देन ये फूड सिक्योरिटी जो है वो डेफिनेटली बड़ा उसको लिए बड़ा विघ्न पैदा हम अपने दर्शकों को बता दें कि G20 की बैठक में जो सबसे बड़ी चिंता उभर के सामने आई है देशों के बीच, इस पर चर्चा चल रही है, वो है ऊर्जा सप्लाई की बाधा, यानी पेट्रोलियम थर्ड पॉइंट खाद्यान्न। जी, हाँ, ये प्रधानमंत्री ने ऊर्जा के बारे में भी बोले, बिकॉज आपने जानते होंगे अभी 2 दिन पहले, कि अभी भी चल रहा है, आई एम नॉट इन वेरी श्योर, वो जो इजिप्ट में एक वो क्लाइमेट समिट हो रहा है, हाँ समिट हो रहा है, हाँ जो सो द पॉइंट इज दैट प्रधानमंत्री ने ये भी बोले कि हमको वो जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है इसके पर सारा विश्व को ध्यान देना पड़ेगा। एंड बोले कि आज पर इंडिया इज कंसर्न, we expect that by the year 2030 हमारा 50% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए। बट देन पॉइंट इज दैट जब एनर्जी सिक्योरिटी का बात आता है, देन अगेन यूक्रेन वार भी आ जाता है। अब देखिए कि अभी विंटर शुरू हो रहा है ऑल ओवर द यूरोप, एंड आप जानते हैं कि जो ऑलमोस्ट ऑल द यूरोप। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल ज्योति जी के लिए है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग ने बार बार इस बात पर फोकस किया है कि हमें एक अल्टरनेटिव रूट तैयार करना पड़ेगा जिससे हम फूड सप्लाई और ऊर्जा सप्लाई हमारे निर्बाधित रूप से जारी रहे। क्या उनका इशारा वन बेल्ट वन रोड की तरफ था या क्या था? I think this question is very pertinent, क्योंकि ओवरऑल जो चाइनीज एजेंडा है
उस एजेंडे के प्रति विश्व का अभी विश्वास घटा है। मैं इसके केवल आर्थिक पक्ष पे बात करूंगी क्योंकि जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट प्रकाश जी इसमें ज्यादा बेहतर बताएंगे। बट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहली बात तो इंडिया के लिए एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देखें अभी बाइडेन से साइडलाइन से मुलाकात हुई, उससे पहले पुतिन ने एक हफ्ता भर पहले इंडिया के रोल के बारे में बहुत गहराई से कहा कि इंडिया एक बहुत उदीयमान शक्ति है, और भारत और रूस की मैत्री की भी उन्होंने एक तरीके से गहराई से चर्चा की। मेरे कहने का अर्थ ये कि सारे के सारे विश्व के जो प्रमुख देश हैं वो इंडिया से एक्सपेक्टेशंस अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। अभी हफ्ता भर पहले पिछले हफ्ते ही रादर यूएसए की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने भी ये बात बहुत गहराई से कही है कि भारत की प्रेसिडेंसी को यूएस पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा। तो यानी भारत की प्रेसिडेंसी के बारे में वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस बहुत गहरी हैं, और इन एक्सपेक्टेशंस में जहां उत्तर, जस्ट लेट मी कंप्लीट, कि जहां क्लाइमेट चेंज की बात है, वहीं जैसे प्रकाश जी ने कहा फूड सिक्योरिटी की बात है, वहीं पर ऊर्जा, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ज्योति जी आपने जो बात कही इस पर प्रकाश नड्डा जी का रिएक्शन बहुत जरूरी है कि दुनिया में भारत की भूमिका और इसके नेतृत्व का जो प्रभाव है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, इस पर प्रकाश नड्डा जी से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता है। सर, हमें इसका इम्पैक्ट जानना है। नो, ये जो पॉइंट है, अभी जब हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अभी देखते हैं, आप जानते हैं कि जो 21st जो सेंचुरी, अभी जो प्रेजेंट सेंचुरी है, एंड वो सबको पता है कि जो पिछले सेंचुरी वाज टोटली डोमिनेटेड बाय अटलांटिक, मतलब बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक जिसको बोलते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, यू जस्ट नॉट ask Jyoti ji, it's coming down. Can you hear me? I can, yes, go ahead. We can hear you. Okay. So the point is this, कि ये जो both sides of the Atlantic, they were, they determined the global, politics. मतलब that side the United States, this side the entire, Europe. But right now, this century is the century of the Indo-Pacific. Absolutely. And when I am talking of, जब इंडो पैसिफिक का बात करते हैं, people do not realize that America is more of equally important Pacific power, and absolutely वहां से that American western coast से शुरू करके हमारा इसराइल तक, that entire area जो इंडो पैसिफिक। नहीं प्रकाश जी, मैं I would like to add something here, और यही कारण है, I would like to support what he said in terms of economic and in terms of the strategic power also। आप देखेंगे क्वाड की जो बात है, आज बहुत ही गहराई से प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी क्वाड की बात को कहा, उस पर सेटिस्फेक्शन दिया है। तो बिल्कुल मैं प्रकाश जी की बात से मुतासिर हूं कि वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग is changing, and these entire balancing or balances that are changing are bringing India into a pivotal, a very central position, and India's very position, वो पूरा अपने आप को पोजीशन कर चुका है, और वो पोजीशन करने के अपॉर्चुन टाइम पे, अभी मैं अगर महिलाओं के लिए नहीं कहूंगी तो शायद अन्याय होगा विषय से। आप देखिए, भारत में अगर 5-6% की रेट ऑफ ग्रोथ रखनी है आपको, तो आपको महिला पार्टिसिपेशन रेट्स बढ़ानी पड़ेगी। विश्व की एक यूनिक ये चीज है कि आर्थिक और महिला विकास, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, वो इंटरलिंक्ड है, इंटरट्वाइंड है। तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स अभी इंटरट्वाइंड है, वर्ल्ड जस्टिस भी इंटरट्वाइंड है, और वर्ल्ड ग्रोथ भी इंटरट्वाइंड है। नो वंडर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं के बिना तो दुनिया में कुछ भी संभव ही नहीं है, न विकास, न घर, न परिवार, न संसार। और मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा प्रकाश नंदा जी से कि दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका में आप पीएम मोदी के व्यक्तित्व और निजी संबंधों का कितना बड़ा असर देखते हैं? कोई भी कंट्री का एक लीडरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें कोई डाउट ही है नहीं। एंड देन इनका जो पर्सनल इक्वेशन से, जब जैसे ज्योति जी ने बोले जो क्वाड दैट जो कंसेप्ट, वो क्वाड कंसेप्ट जापान का प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किए थे 2007 में, लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज उनको रेडीमेड रिस्पॉन्स ठीक जगह से मिला नहीं। हमारा जो नेक्स्ट जो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे दोस डे, जो यूपीए गवर्नमेंट जब था, उनका रिएक्शन बिल्कुल नेगेटिव था। ये लोग चाइना फैक्टर के लिए इतने डरे, तो इंडिया का नहीं हो पाया कि ऑस्ट्रेलिया का नहीं हो पाया।
तो जब इंडिया का नहीं हो पाया, ऑस्ट्रेलिया का नहीं हो पाया, तो ओनली जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स में couldn't do much, and in fact that idea लगभग had died. But then जब मोदी आए, and then फिर fortunately again आबे साहब फिर आ गए थे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, then the Australian prime minister, इनका जो बॉडी जो इक्वेशंस था, and whether it was Obama, or for that matter Trump, or for that matter even President Biden, they all have excellent relations. And what was the problem? What was the problem earlier with Indian foreign policy? Indian foreign policy को लोग बोलते हैं कि it is essentially reactive, मतलब it was not proactive, that हम कुछ करेंगे. तो वो जो आइडिया था, जैसे मोदी जी का ये जो कंसेप्ट जो आया कि आर्टिस्ट करेंगे, कि ये वार्ड वाला हम कुछ करेंगे, वी विल बिकम ए लीडिंग इनिशिएटर. जैसे मोदी जी काफी चीज किए, जैसे सोलर अलायंस में शुरू किए. फॉर द फर्स्ट टाइम मोदी जी आने के बाद इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, इवन अदर पॉलिसीज, इट बिकेम प्रोएक्टिव. अर्लियर इट वाज एसेंशियली रिएक्टिव. एंड यही प्रोएक्टिवनेस करने के लिए आपको चाहिए लीडरशिप रोल. And वो जो leadership का role Prime Minister Modi has played wonderfully. I would like to add. उसके बाद क्या? हाँ, इसके बाद sure, क्या sure, होगा? I would like to add here. हो जाने के बाद, then this thing will continue. Yeah, I just want to add, it's a unique opportunity, प्रकाश जी. जैसा कि आपने कहा कि इंडोनेशिया, then India, and then Brazil, ये पहली बार है कि ग्लोबल साउथ लीडरशिप ट्रियो का, जिसको एक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि ये त्रिसूत्र जो बना है, कि इंडोनेशिया अभी प्रेसिडेंट, देन इंडिया एंड देन ब्राजील. तो ये पूरा ग्लोबल साउथ की जो आवाज है प्रकाश जी, दैट आवाज, वो जो वॉइस है, उस वॉइस को स्ट्रेंथन करने में भी इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, चाहे इशू क्लाइमेट का हो या अन्य समय हो गया है. The point is this opportunities है, this is the unique opportunity. But then एक लीडरशिप का, यही लीडरशिप का रोल का बड़ा एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है. आपके पास सब कुछ है, बट आप इसको खेल नहीं सकते, आप इसके यूटिलाइज नहीं कर सकते. देने का समय हो गया है, हमारी चर्चा बहुत लंबी खिंच गई है. इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. जी, मतलब मैं आप लोगों की बात को कंक्लूड कर दूं कि दुनिया के केंद्र में भारत और भारत के केंद्र में मोदी, ये सिर्फ एक छोटा सा सूत्र है, और हम लोग इसका अभी अंजाम देखना बाकी है कि हम भविष्य में हम कितने पीक पर पहुंचते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के दौर पे. भारत की छवि, भारत का नेतृत्व कितना मजबूत होता है, अभी इसका चरम देखना बाकी है. सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. उदय इंडिया में आप सभी का स्वागत है. थैंक यू.